हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पढ़ाई के क्या हाल चल रहे हैं आपके? चलिए आज हम आपके कोर्स की एक पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की चर्चा करते हैं। और बने रहिए, बहुत सीरियस तरीके से आप जुड़े रहें, समझने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम जब बात करते हैं फायर एंड आइस, देखो बच्चों, चूंकि आपके कोर्स में जो पोएम्स होती है ये किसी कक्षा से रिलेटेड नहीं होती है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी आपके स्टैंडर्ड में पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। ये पोएम अन्य लेवल पे भी हो सकती है, लेकिन अभी आपका स्टेट बोर्ड में आपके लिए क्लास 10th में फायर एंड आइस, सबसे पहले जो ही हम टाइटल को पढ़ते हैं फायर एंड आइस, एक टाइटल हमारे सामने आता है और वो टाइटल है आपका आइस एंड फायर। ये दूसरा टाइटल है पोइट्री में। और ये आइस एंड फायर कंफ्यूज नहीं होना, आपकी पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा आपके कोर्स की पोयम का नाम है फायर एंड आइस। और ये कौन सी पोयम है? ये पोयम लिटरेचर में एडमंड स्पेंसर की पोयम है, एडमंड स्पेंसर। तो ये आपको मैंने यहाँ पर इसलिए लिया कि बहुत सी बार कंफ्यूजिंग का कारण हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्योंकि आपका जो लेवल है उस लेवल पे आपके टेक्सुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। स्कूल लेवल पे पोइट्री पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, पर हम यहाँ जब किसी इस तरह के पार्ट को डिस्कस करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसमें हम थोड़ा उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और थीमेटिक और उसकी इंफॉर्मेटिव चीजों को भी करें, क्योंकि ये अन्य दूसरे लेवल पे भी चलती है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप तो ये समझिए इतना सा अमेरिकन पोइट, अमेरिकन पोइट, आपका अमेरिकन पोइट है, इतना सा शॉर्ट में हम बात करेंगे। और अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 और डेथ है आपकी 1963। दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स ये हुआ आपका मॉडर्न पोइट। ये ध्यान रखना है आपको, मॉडर्न पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोइट। और कैसा, पीरियोडिकली हम जब बात कर रहे हैं तो कैसा पोइट है? मॉडर्न पोइट। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मॉडर्न जो पोइट्री है उसका टेक्सुअल और उसका थीमेटिक जो है आपकी ट्रेडिशनल क्लासिकल एलिजाबेथन जो पोइट्रीज है उससे थोड़ा लेटेस्ट होता है। तो ये बात जरूरी है। और एक और चीज है, थीमेटिकल आपके जो मॉडर्न पोइट्स है उसका प्रेजेंटेशन जो है, उसकी थीम्स जो है उसमें बहुत एक प्रकार से एडवांसमेंट और अपडेशंस हैं। मॉडर्न पोइट्स जो है टाइम टू टाइम और डे टू डे की जो विषय वस्तु होती है उसको टच करते हैं, जैसे कि आज हमारी जो पोएम है। और एक और चीज, मॉडर्न पोइट्री है थ्रू आउट रन्स इन सिंबलिसिज्म, सिंबल में ज्यादा चलती है। तो हमारे पास क्या है इस पोइट्री से, यदि हम बात करें कि ये पोयम लिखी कब गई, तो ये आपका लिखी गई 1920 में, रिटन इन 1920। प्रकाशित कब हुई? ये आपका 1923 में ये पब्लिश हुई। और पब्लिश कहाँ हुई? इसका एक कलेक्शन है पोएम्स का, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स का एक कलेक्शन है जिसका नाम न्यू और एम सायर, ये नाम है इसका। इस यानी जो है आपके इसमें पब्लिश हुई है, हमें ध्यान रखना है। अब आइए हम
इस पोयम के टाइटल पर आते हैं। पोयम का जो टाइटल है वो इटसेल्फ वेरी सिंबॉलिकल, बड़ा सिंबॉलिकल है। जैसे देखिएगा, फायर आपका वर्ड है और आइस आपका वर्ड है। आपका वर्ड मीनिंग जब आप लेंगे तो फायर का क्या होगा, आग, और आइस मीन्स क्या होगा, बर्फ। पर माय डियर्स आपको ध्यान रखना है, जब हम सिंबॉलिकल यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सिंबॉलिकल जो अपेरेंट वर्ड मीनिंग है वो नहीं होगा, सिंबॉलिकल मीनिंग लेना पड़ेगा हमें। और सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है, फायर का यहां पर है आपका डिजायर। डिजायर आप इसको यूं भी कह सकते हैं, डिजायर को ग्रीड, आप इसको ग्रीड को ये भी कह सकते हैं लस्ट। ये आपका इसका प्रतीक है, सिंबल है। और यहां आप आएंगे फायर, तो फायर आपका जो है ऐसे यानी कोल्डनेस, कोल्डनेस का मतलब है यानी जो है आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ इमोशंस, ये आपका। या फिर एक लास्ट आप कह सकते हैं हेट, इसका सिंबल है। ये दोनों आपने जान लिया। अब सॉरी, आपको एक चीज और विषय ध्यान रखनी है, एग्जाम में कंटेक्चुअल क्वेश्चन और कंटेंट को समझने के बाद भी यदि आपके लेवल के जो बच्चे होते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जब उसमें होता है तो उसमें फर्क पड़ जाता है, आपका वर्ड का वोकाबुलरी का बड़ा फर्क पड़ जाता है। वो सिमिलर का प्रयोग कर लेगा और फिर क्या होगा, हम जो एक वर्ड के साथ जो चलते हैं, जो रट के जाते हैं, जो समझ के जाते हैं, वहां थोड़ा, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करो। जैसे आप एक वर्ड यूज करते हैं कि रिटन, कविता कब लिखी गई, ये वर्ड आया आपका, तो क्या होगा, वहां इसके बजाय आपको कंपोज्ड वर्ड यूज कर दिया। तो ये इस तरह से जब आप पोइट्री को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें इन चीजों का बड़ा ध्यान रखिए। इन्हीं से आपके क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो बढ़ती है और इन्हीं से आपके आंसर, करेक्ट आंसर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल लो, आप ये वर्ड कहते हैं कि भाई ये कहाँ से लिया गया, जैसे आपके बाई चांस स्टेंज आया या कोई लाइन दी और पूछा गया कि ये लाइन कहाँ से ली गई, तो उसमें वर्ड इंग्लिश में यूज करेगा टेकन, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर आपका एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज कर लिया। तो मेरा ये मतलब है कि आप सिमिलर्स और वर्ड जो पावर है उसका भी विशेष ध्यान रखें, बिकॉज एट लास्ट फाइनल आपका क्या होगा, एग्जाम मीन्स चाहे आप कितना सुन लो, कितना ही आप कर लो, इवन आपने रिटर्न भी किया है, आपने जैसे मान लीजिएगा उसको मेमोराइज भी किया है, पर क्या होगा, एग्जाम में आपको लिखना है और उसमें आपके स्पेलिंग से सही हो, आपका वर्ड पावर हो, देन यू विल बी एबल टू आंसर और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेशंस। इसका विशेष ध्यान रखें बच्चों। जब हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये पोयम है आपके कोर्स की। इस पोयम को जो ही हम नजर डालते हैं इसमें एक, तो बड़ी छोटी सी पोयम है। बहुत सारी पोयम आपके कोर्स में इतनी है जिसमें 9 स्टेंजा है, बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स भी है। और उसकी यदि कंपैरिजन में आप देख रहे हैं तो पोएम बहुत शॉर्ट, छोटी है, 9 लाइंस की पोएम है। कितनी लाइन है? 9 लाइंस पोएम है। यदि इसको हम स्टेंजा थीमेटिकल तरीके से जब स्टडी करेंगे तो ये 2 स्टेंजा में बट रही है। स्टेंजा कितने हो रहे हैं हमारे पास? 2 हो रहे हैं, 2 स्टेंजा है। अब एक चीज और आती है पोइट्री में पढ़ने और समझने के लिए कि ये पोइट्री मीन्स ये पोएम जो हमारे कोर्स में जिसे हम डील कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये किस प्रकार की है? तो ये हमारे पास लिरिक है। लिरिक कैसा लिरिक है
लिरिक की लिमिट नहीं होती है। स्टेंजाज और लेंथ ऑफ लिरिक लिमिटेड नहीं है, बाउंड नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, शॉर्ट। कौन सा, शॉर्ट लिरिक है। बहुत छोटी पोएम है, आपकी 9 लाइन की है। इसको थीमेटिकल ये 2 स्टेंजाज में, पहला जो स्टेंजा उसमें 4 लाइन है, उसके जस्ट बाद आपकी जो थीम में टर्न होती है, थीम में ट्विस्ट आता है और उसी बेस पे स्टेंजा काउंट होता है। तो अगला जो स्टेंजा है 5 लाइन का है। क्लियर। यहां तक की बात करने के बाद मैं जनरली आपसे कह रहा हूं, बहुत सारी पोएम्स में मैंने डिस्कस किया है और आपके लेवल की पोएम्स भी मैं आपको जो है वीडियोज फॉरवर्ड भी कर रहा हूं। उसमें आप देखेंगे कि हमें जो पोइट्री है उसको 2 बेस पर हमें पढ़ना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चरल बेस और एक थीमेटिक बेस। जब हम स्ट्रक्चरल बेस पे लेते हैं तो हमारे पास स्टेंजा का नॉलेज हो गया, लाइन्स कितनी है हो गई, और उसमें आपका मेट्रिकल अरेंजमेंट और राइम अरेंजमेंट भी हम देखेंगे। तो यदि हम इसके मीटर की बात करते हैं, मीटर, तो मीटर में एक तो ये आयम्बिक है। अब आयम्बिक में मीटर का कौन सा प्रकार अप्लाई किया है इसमें, आप लाइंस को देखेंगे तो इसमें बेसिकली रनिंग में टेट्रामीटर है, टेट्रामीटर। कुछ लाइंस में आपको आपका डाईमीटर भी नजर आ रहा होगा, डाईमीटर। और ये तो आपको याद है कि जो आयम्बिक पेंटामीटर है जो थ्रू आउट पोइट्री में चलता है, मूल ये आयम्बिक है। और ये कैसा होता है, ये आपका अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड। ये आपका फूट और स्लेबल पोइट्री को बड़ा रिसाइटेशन में रिदमिकल राइमिक करने के पर्पज से ये ज्ञान भी हमें होना चाहिए। चलो, हमें ये जानकारी के बाद हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं। और आपको याद है राइम स्कीम कैसे बनती है, स्टेंजा का जो लास्ट वर्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमारा ये स्टेंजा है, इसका लास्ट वर्ड आपके पास फायर है, यहां आपका लास्ट वर्ड आइस है, इधर आपका लास्ट वर्ड इस लाइन का जैसे डिजायर है, यहाँ फायर है। ये पहला स्टेंजा आपके पास हो गया। अगला हम चलेंगे तो इसमें जैसे आपका ट्वाइस, हेड, आपका आइस और आपका ग्रेट, यहां देखेंगे सफेद, ये आपके लास्ट वर्ड्स है। अब इनको आप कीजिए साउंड, मीन्स प्रोनाउंस करो, आप उच्चारण करो उसका, पढ़ो उसको। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसकी साउंड क्या हुई, यहां हुई फायर। और हम रेंडमली क्या करते हैं, सिंबॉलिकली इसको ए नाम दे दिया हमने, फायर ए दे दिया। आप इसके बाद देखिएगा, सॉरी यहां से चलो आप इसकी पहली लाइन के यहां से, हाँ ठीक है, फायर। अब आप यहां देंगे आइस, ये स की आ गई तो इसको हमने क्या कर दिया, सिंबॉलिकल बी दे दिया। यहां आपका डिजायर वही साउंड है तो बी हो गया। और आप फिर देखिएगा फायर, ये ए वापिस आ गया। इस स्टेंजा को बड़ा राइम स्कीम के पर्पज से, और हम यदि टेक्निकल बोलते हैं तो क्या हुआ, इसकी जो फर्स्ट राइम है, ये फर्स्ट राइम मीन्स फर्स्ट राइम रन्स इन फोर्थ एंड सेकंड रन्स इन थर्ड। ये आपका सिस्टम हो गया राइम स्कीम का। सो इस तरह से हम आगे चलेंगे तो इसका निकालेंगे सी बी सी और बी, इस तरह से इसकी साउंड निकल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से निकाले। अब आप देखो ये सारा हमने लेने के बाद, ये आप जो देख रहे हो कि कविता के पब्लिकेशन और कविता के लिखे जाने का डेट पर आओ। अब यहां देखो आप
कि ये रिटर्न की गई 1920 में और पब्लिश हुई 1923 में। यहां इस कविता के बैकग्राउंड में एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, और वो क्या है कि इस पीरियड से बीच में यहां पर आपका वर्ल्ड वार और फर्स्ट आप लोग वर्ल्ड वार फर्स्ट की हम बात करेंगे तो क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1918, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका 1914 से 1918, और ये आपका एक ऐसा रहा, ये वर्ल्ड वार विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, चूंकि इसका इस पर हिडन बैकग्राउंड है इस पोएम का, और वो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध से दुनिया के अंदर जनहानि हुई। यदि हम इसको पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से बात कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट इस थीम पर है। इस थीम पर एक बिब्लिकल इम्पैक्ट भी है, बिब्लिकल। और बिब्लिकल क्या इम्पैक्ट है, बाइबल में दुनिया का, संसार का जो अंत है वो फायर से बताया गया। तो हमारे पास दो आपका इसका हो गया। यदि हम रिलीजियस लेते हैं तो रिलीजियस भी ये हो गया कि दुनिया में आपका लालच, दुनिया में घृणा इतनी बढ़ गई कि घृणा और लालच से शायद प्रोबेबली दुनिया का अंत होगा। ये इसका बैकग्राउंड फोकस है जो हम समझ जाएंगे। देखो, ये हमारे चाहे कॉलेज लेवल पे हो, चाहे अन्य जो है स्ट्रीम में और स्टैंडर्ड पर हो, पर आपको जैसे आज की इस कविता के हिसाब से बात करें थीमेटिकली, तो देखो इसमें हम लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड लेते हैं, तो समझने का प्रयास करो, आपके सीधे टेक्सुअल क्वेश्चंस होंगे। पोइट starts, some say the world will end in fire. In the introductory or the opening line of this poem, कविता की प्रारंभ की जो पंक्ति है उसमें कवि सीधा बात कर रहा है, some say, कुछ का कहना है। some say means people say, लोगों का कहना है। क्या कहना है लोगों का, कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दुनिया का जो अंत है वो किस में होगा, आग से होगा, फायर। और आपको याद है ना, सिंबॉलिकल वर्ड है। हमने फायर का क्या मीनिंग लिया, फायर का मीनिंग लिया था सिंबॉलिकल ग्रीड, डिजायर और लस्ट। दैट मीन्स दुनिया इतनी लस्टफुल हो गई है, इतनी मटेरियलिस्टिक हो दी गई है, इतना एम्बिशियस हो गया है मनुष्य, पॉलिटिकल और यदि हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग लेवल पे। और उसका कारण क्या हो रहा है, कवि कह रहा है कुछ लोगों का। अब इसमें कौन है कुछ लोग, कुछ लोग कौन है, ऐसे लोग जो फिलोसोफर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, और अन्य जो विचारक है वो हो सकते हैं। उनका कहना है कि दुनिया का अंत फायर से होगा, सम से इन आइस। और कुछ का कहना यह है कि आइस में होगा। आइस आपको याद है, यहां हमने वर्ड लिया था, आइस का मतलब है हेट्रेड या विदाउट इमोशंस। संसार के जो लोग हैं वो क्या हो गए, भावना रहित, तो इससे अंत होगा। अब यहाँ पोइट्री की नजर में यदि हम बात करते हैं तो देखो, यहाँ वर्ड आया सम और यहाँ आया सम। इसको हम काव्य की दृष्टि में लेते हैं तो ये दोनों वर्ड है, ये एनाफोरा, एनाफोरा कहलाएगा। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा इन लिटरेचर whenever
in the stanza of a poem two or more than two same word in very beginning repeatedly used called anaphora। आप ध्यान रखिए, जब कभी भी कविता के स्टेंजा की दो या दो से अधिक लाइंस में समान शब्दों का रिपीटेशन पुनरावृत्ति होती है तो वो आपका एनाफोरा कहलाता है। ठीक, अब देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये तो यहां ये दोनों लाइन में तो आप देखेंगे ये तो ओपिनियन किसकी है, पीपल की है। ये दोनों लाइन में कि फायर से अंत होगा या आई से अंत होगा, ये ओपिनियन किसकी है, पीपल्स की है। पीपल कौन है, अभी हमने बात की थी, ये आपके साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये फिलोसोफर्स हो सकते हैं, ये सोशलिस्ट हो सकते हैं, ये अच्छे दुनिया में भाईचारा मेंटेन करने वाले और इस दुनिया की खूबसूरती और इसका संतुलन बनाए रखने की जो रिफॉर्मर्स है, समाज सुधारक, विचारक, ये यहां तक ये हुआ आपका। लेकिन यहां क्या कह रहा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और अब कवि ने कहा फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। इसका मीनिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट डज मीन व्हेन पोइट सेज आई हैव टेस्टेड, दैट मीन्स ऑन माई एक्सपीरियंसेस एज आई थिंक। पीपल तो ये सोचते हैं दुनिया के, लेकिन कवि का पहला विचार ये बना कि मेरे विचार में बिल्कुल डिजायर, लस्ट, ग्रीड दुनिया के खात्मे का कारण होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मीन्स क्या कहा, मैं होल्ड विद, ये आपकी फ्रेज है, और होल्ड विद से यहां क्या मतलब है, मीन्स आई एग्री विद, मैं उनसे सहमत हूं। किनसे, जिन लोगों का कहना दोष, वे किसके लिए आया, पीपल के लिए, जिन्होंने ये कहा कि दुनिया का खात्मा, दुनिया का अंत फायर से होगा, हु फेवर फायर, मैं उनसे एग्री हूं। तो आपने देखा पहला जो स्टेंजा है उसमें क्या हुआ, यहां यदि हम इसको और दूसरे तरीके से देखने का प्रयास करें, जैसे वर्ड है, विल है, ये एलिट्रेशन का प्रयोग है, और एलिट्रेशन आपको अच्छी तरह से अन्य पोएम्स के माध्यम से भी समझ में आ गया एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन आपका एक पंक्ति में, लाइन में, कविता की एक लाइन में दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड, सेम साउंड, जैसे यहां देखो आप, वर्ड व और विल व, इसलिए इसमें हम लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी फिगर के रूप में बोल सकते हैं, हियर एलिट्रेशन लाइज, एलिट्रेशन है। यहां आप देखो सम से इसको दूसरे पर्पज से दोनों वर्ड को एक साथ लेके ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब आप देखो जो ही बट लगाया कवि ने, तो बट का क्या मतलब है, आपका बट ग्रामेटिकल और लैंग्वेज में टू गिव लॉजिक, टू टर्न द आइडिया। अब दूसरा विचार आ रहा, बट एक विचार तो ये हो गया, क्या हो गया, लोगों का मानना है, लोग कौन कौन है जो हमने डिस्कस किए, और उसमें कवि ने भी अपनी सहमति जताई कि दुनिया का अंत फायर से होगा। दूसरा, बट इट हैड टू पेरिश, हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स डिस्ट्रक्शन। पूरी कविता किस पर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और आप ध्यान रखो इसमें बच्चों, बहुत बारीकी से आपके क्वेश्चन से जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। ये कविता, ये कहा जाए आपसे कि क्या ये रियल है, नो,
इसको रियल नहीं कहेंगे हम। क्यों? ये प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपसे क्या कहा था? जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट में दुनिया में जितना विध्वंस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, और उसके बाद जितने भी आपके वैज्ञानिकों ने और आपके दार्शनिकों ने, सोशलिस्ट ने, और दुनिया में संतुलन बनाए रखने वाले, दुनिया को फॉर एवर संतुलित रखने वाले विचारकों के विचारों में ये आया। तो कवि यहां बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी में, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। दो विचार थे ना आपका, आइदर फायर और आइस। यदि दो बार दुनिया को खत्म, डिस्ट्रक्शन हो ना पड़े, आई थिंक, ये देखिए क्लियर हो गया, आई थिंक। जब कभी आई थिंक वर्ड यूज करे तो इसका मतलब है नॉट सर्टेन, स्पीकिंग इन प्रोबेबिलिटी। कवि संभावना के साथ बात कर रहा है। आई थिंक, आई नो इनफ ऑफ हेटेड। एक राइटर ने एक जगह कहा कि दुनिया में तलवारों से जितना ज्यादा नुकसान नहीं होता, swords not killed, then who hatred killed the people. Hatred more dangerous even the swords. घृणा दुनिया में तलवारों से भी ज्यादा खतरनाक है, एंड विल रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के खात्मे में ये रेस्पॉन्सिबल होगी। शायद कभी उसी तरह के विचार से हमें अवगत करा रहा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। यहां यदि दूसरा अल्टरनेट हम बात करते हैं, जिसकी दुनिया के लोग बात कर रहे हैं, कभी भी उस बात के सहमत है यदि दो बार यदि दुनिया का विध्वंस हो तो दूसरा होगा आइस। और आइस का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? आप इसका एपेरेंट मीनिंग ही ना समझे, सीधा मीनिंग ना समझे, दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग है, आप तो सिंपल वे में लो, आउट ऑफ इमोशंस, भावना रहित। दुनिया के जो लोग हैं, आप एक कम्युनिटी लेवल पे लें, आप एक कंट्री लेवल पे लें, एक वर्ल्ड लेवल पे लें, तो क्या हो रहा है? लोगों में एक दूसरे के प्रति सिंपैथी नहीं रही। दे आर आउट ऑफ मैनकाइंडनेस। क्या कह रहा है? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट आल्सो ग्रेट। ये भी बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी। और यहां पर आप देखिए, जब कवि इन लाइंस के माध्यम से बात कर रहा है तो क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली पोइट इज अपीलिंग फॉर द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। प्रोबेबली द मैसेज ऑफ द पोएम इज, कविता के मैसेज की यदि हम बात कर रहे हैं तो मैसेज यही दे रहा है, एंड वुड सफिस। देखो यहां पर सफिस मीन्स हम कहेंगे इनफ, इनफ। मित्रों, कवि ने बहुत ही दार्शनिक तरीके से, बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया। और कवि कह रहा है कि दुनिया के लोगों का मानना है शायद ये दुनिया, इसका खात्मा फायर और आइस से होगा। हमने मीनिंग लिए। यहां आप देखेंगे जब आई का प्रयोग हो रहा है, आई, जब कभी भी पोयम में कवि पोइट यदि आई का यूज करता है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करता है, तो क्या हो गया? आपकी यानी सब्जेक्टिव मीन्स पर्सनल हो गया। ये कवि का विचार है, और कवि का विचार किसके बिहाफ पर है? जो उसने दुनिया से जो व्यूज आए, दुनिया का जो सोच है, और उसमें कवि ने अपनी सहमति जताई।
यदि टोटल एट लास्ट बाय गोइंग थ्रू द स्टेंजास और द लाइंस, इन लाइन से चलने के बाद यदि हम बात करें तो कविता के लेसन और मोरल की हम बात करते हैं, तो वो ये कहना चाहता है कि दुनिया में ग्रीड, दुनिया में लस्ट इतना ज्यादा हो गया, दुनिया में घृणा इतनी ज्यादा हो गई कि इस खूबसूरत दुनिया के विनाश के चांसेस बन रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, इम्पैक्ट ऑफ वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट, और ऐसे ही कवि संभावना जता रहा है, क्योंकि पोइट को एज ए सोल्जर युद्धों का अनुभव है, और प्रैक्टिकली हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार ने ये दुनिया को बताया। बच्चों, देयर विल बी सेवरल टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग। मेरे ख्याल से सारी इंफॉर्मेशन से लेने के बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लिटरेरी व्यू पॉइंट से हम देखेंगे, लिटरेरी फिगर्स और भी हैं इसमें, लेकिन मैं केवल मात्र सिंपल वे में आपके लेवल से आपके लिए ये बेनिफिट हो सके, और इसी पर्पज से मैंने ये आज का सेशन लिया, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप प्लीज अच्छी तरह से पढ़ें, जुड़ें, और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका जो एक कमेंट है वो हमारे लिए एक दिशा भी दे सकता है। हम हो सकता है यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि फाइनल ऑथोरिटी। अरे भाई, आपके लेवल की बात भी हमें पता लगे, और उस तरह से भी हम आपकी जो है हेल्प करने का प्रयास करेंगे। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। Thank you for watching. Meet you in next video.